आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नामीबिया के दारुल-हुकूमत विंडहॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रस्मी इस्तकबाल के दौरान वजीर आजम को दी गई 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नामीबिया के सदर के साथ दो तरफा बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मदनियात के वसाइल और दिफाई ताउन जैसे अहम मामलों पर हुई बातचीत। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के प्रोग्राम के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना। बीजेपी ने कहा अपोजिशन उन लोगों के कंधों पर कर रही है सियासत जो गलत तरीकों से बने हैं वोटर। मुंबई में दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहव्वुर राना की अदालती तहवील में 13 अगस्त तक तौसी। पटियाला हाउस कोर्ट 13 अगस्त को NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का नोटिस लेते हुए करेगी समाअत। वडोदरा में पुल मुनहदम, 9 अफराद हलाक, 9 जख्मी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसोस का किया इजहार। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये देने का ऐलान। नजर डालते हैं खबरों पर तफसील के साथ। नामीबिया के विंडहॉक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया। सदर नदीम्बो नंदी निदवाता भी मौजूद थी। इस दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और नामीबिया के दरमियान गहरे और पुराने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। ये दौरा नामीबिया के साथ भारत की दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में नामीबिया पहुंचे हैं, पर वहां बड़ी तादाद में मौजूद भारतीय निजात लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों ने भी वज़ीर आज़म मोदी से बातचीत की। कई लोगों ने पीएम मोदी को उनकी तस्वीर भी पेश की। भारत और नामीबिया के दरमियान वफ़द सतह की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मादनी वसाइल और दिफाई ताउन जैसे कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल, एजुकेशन और हाइड्रोकार्बन जैसे शोबों में बातचीत हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम के शोबे में ताउन के हवाले से भी बात हुई है। और नामीबिया के अपने दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर नदीम्बो नंदी निदवाता के साथ दो तरफा मीटिंग की। वज़ीर आज़म ने विंडहॉक में स्टेट हाउस में विजिटर बुक पर दस्तखत भी किए। भारत और नामीबिया के दरमियान कुल 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स का क़याम और सेहत और तिब के शोबे शामिल हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की कौमी यादगार हीरो ज़ैकर पर जाकर मुल्क के बानी डॉक्टर साम नुचुमा को भी खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर साम ने 1990 में नामीबिया को जनूबी अफ्रीका के बरतानवी राज से आज़ादी दिलाई थी। वो मुल्क के पहले सदर बने और 15 साल तक इस ओहदे पर रहे। उनका इंतकाल इस साल फरवरी 2025 में 95 साल की उम्र में हुआ। और भारत और नामीबिया के दरमियान दो तरफा तिजारत में मुसलसल तरक्की हो रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2023-24 में तिजारत 813 मिलियन अमरीकी डॉलर हुई थी, जिसमें भारत की बरामदात 453 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। 2024-25 में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत 568 अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। इसमें भारत की बरामदात 327 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। इसमें नामीबिया से दरामदात 241 मिलियन अमरीकी डॉलर की थी। इस
तरह दोनों मुल्कों की तिजारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नामीबिया के दौरे से कबल ब्राज़ील में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के आला तरीन एजाज़ ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया था। पीएम मोदी को यह एजाज़ ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने एक तकरीब में दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर आज़म को हासिल होने वाला ये 26वां एजाज़ है। इससे कबल भी अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान कई सरबराहान मुमलिकत ने पीएम मोदी को उनके कौमी एजाज़ात से नवाजा है। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। भारत और ब्राजील के ताल्लुकात उस वक्त एक तारीखी लम्हा बने कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्राजील के आला तरीन एजाज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया। 57 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ब्राजील के पहले दौरे के दौरान पीएम मोदी को दिया जाने वाला ये एजाज दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इससे पहले पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना के कौमी एजाज द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। पिछले महीने के शुरू में अपने दौरा कब्रस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सदर निकोलस क्रिस्टोडोलाडिस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिकारियोस से नवाजा था। ये कब्रस का सबसे बड़ा एजाज है। इससे पहले अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीलंका के दौरे के दौरान सदर अनुराग कुमारा डिसानाइके ने उन्हें श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड से नवाजा था। ये श्रीलंका का किसी गैर मुल्की रहनुमा को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज था। ये पहला मौका था कि जब किसी भी भारतीय लीडर को इस एजाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब तक बैरून मुल्क से 26 आला एजाज़ात मिल चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपने आला तरीन शहरी एजाज़ात देकर आलमी रहनुमा के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को नवाज रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में वज़ीर-ए-आज़म को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा था। पीएम मोदी पहले भारतीय रहनुमा हैं जिन्हें द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोस्टल से नवाजा गया। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के सदर बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। हवाला में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की दूरंदेश क़यादत ने भारत को एक आलमी ताकत के तौर पर उभारा है। वज़ीर-ए-आज़म 56 सालों में पहले गैर मुल्की रहनुमा थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। इसी महीने घाना के सदर इरफान अली ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के सबसे बड़े कौमी एजाज द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। ये अवार्ड तरक्की पजीर ममालिक के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी बिरादरी के लिए गैर मामूली खदमात के लिए दिया गया। उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डोमिनिका की सदर सिल्विन ब्रिटेन ने अपने मुल्क का आला तरीन कौमी एजाज पेश किया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान रिलीफ और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ताउन करने पर दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा कौमी अवार्ड दिया। कुवैत के अमीर मशल
अल अहमद अल जब्बार अल सबा ने वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। अब तक सिर्फ मुंतखब आलमी रहनुमाओं को ये एजाज मिला है। इस साल भी वजीर आजम को आलमी एजाजात से नवाजने का सिलसिला जारी है। हाल ही में बारबाडोस ने वजीर आजम को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। पवित्रा मार्गरेटा ने वजीर आजम की जानिब से वसूल किया। इस साल 12 मार्च को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में वजीर आजम को मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज दिया गया। सदर धर्मबीर गोकुल ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया। ये पहला मौका है कि जब किसी भारतीय लीडर को ये एजाज हासिल हुआ है। आलमी रहनुमाओं के तौर पर इन अवार्ड्स और शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह वजीर आजम का विजन है। पूरी बनिए नौ इंसान की फलाह बहबूद और अमन मकालमे का विजन। वज़ीर आज़म का पैगाम न सिर्फ तनाज़ात बल्कि माहौलियाती बहरान और दहशतगर्दी जैसे आलमी चैलेंजों के हवाले से भी वाज़ेह है। आइए सब मिलकर इसका हल तलाश करें। जदीद टेक्नोलॉजी हो या तरक्की का रास्ता, पीएम ने बार बार ग्लोबल साउथ समिट समेत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिया है। ये वो विजन है जिसका पूरी दुनिया न सिर्फ एहतराम करती है बल्कि ये इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और कुछ दीगर खबरों में आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से दी गई बिहार बंद की कॉल का असर वस्त मशरकी रेलवे पर देखा गया। समस्तीपुर, दानापुर, डीडीयू और सोनपुर डिवीजन में तकरीबन 17 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। कई ट्रेनें रोक दी गईं। नारेबाजी और रेल रोको तहरीक का असर नजर आया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने कहा है कि अभी तक किसी तोड़फोड़ या आतिशबाजी की इत्तला नहीं मिली है। बीजेपी ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी प्रोग्राम के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज को निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपोजिशन उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतना चाहती है जो वोटर बनने के अहल नहीं है। आप चाहते क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी की गैर ज़रूरी मुखालफत की जा रही है क्योंकि अपोजिशन पार्टियों को बिहार में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। कुछ ट्रेड यूनियनों ने आज मुल्क भर में भारत बंद की कॉल दी है। ताहम दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ शुमाली वस्ती और मगरबी भारत में बंद मुकम्मल तौर पर बेअसर है। इन इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी बहाल है। ताहम गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में बंद का जुज़वी असर देखा जा रहा है। जहाँ एक तरफ केरल में सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल के कोलकाता में बाएं बाजू की जमातों की यूनियन ने जादवपुर में पैदल मार्च निकाला। इसके अलावा लेफ्ट यूनियन के कारकुनों ने जादवपुर रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। इस मुजाहरे की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना है। गौरतलब है कि दरअसल मरकजी ट्रेड यूनियनों और इनसे मुंसलिक तंजीमों ने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि ताजिर किसी भी तरह अपोजिशन के एहतजाज की हिमायत नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली सहित पूरे देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था
उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है। व्यापारी उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, ग्राहक उसी तरीके से आ रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां बदस्तूर उसी प्रकार से जारी हैं। व्यापारियों का कोई समर्थन किसी भी प्रकार के भारत बंद को नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राना की अदालती हिरासत की मुद्दत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये पेशरफ्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से राना के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल करने के बाद सामने आई है। चार्जशीट में राना की गिरफ्तारी का मेमो, जब्ती मेमो और कुछ दीगर दस्तावेजात भी शामिल हैं। राना को 4 अप्रैल को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भारत के हवाले करने के खिलाफ उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद भारत लाया गया था। ख्याल रहे कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल होने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 लग्जरी होटलों और एक यहूदी मरकज़ पर हमला किया था। तकरीबन 60 घंटे तक जारी रहने वाले इन हमलों में 166 अफराद हलाक हुए थे। और पहला देसी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार विशाखापट्टनम में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने निस्तार को भारतीय बहरिया के हवाले किया। ये जंगी जहाज़ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS के कवानीन के मुताबिक बनाया गया है। ये जहाज़ इंतहाई महारत का हामिल है और गहरे समुद्र में गोताखोरी और इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकता है। ये सलाहियत पूरी दुनिया में सिर्फ चंद बहरी अफवाज के पास ही है। 118 मीटर लंबा और तकरीबन 10,000 टन वजनी इस जहाज़ में गोताखोरी के जदीद आलात नस्ब हैं और ये गहरे समुद्र में 300 मीटर की गहराई तक जाने की सलाहियत रखता है। निस्तार तकरीबन 75% देसी है। ये भारतीय बहरिया की मकामी तामीरात के सफ़र में एक और संग मील साबित हुआ है। मरकजी वजीर तवानाई मनोहर लाल ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जारी इंडिया एनर्जी स्टोरेज हफ्ता 2025 के दौरान तवानाई ज़ख़ीरा करने और ग्रीन हाइड्रोजन पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के हदफ की तरफ मुसलसल तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने निजी कंपनियों पर भी जोर दिया कि वह तवानाई ज़ख़ीरा करने के शोबे में आगे आएँ। अपनी इंडस्ट्री से अपील करता हूं कि वे आगे आएं, बोल्ड इन्वेस्टमेंट करें, मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करें और एनर्जी स्टोरेज तथा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक मजबूत डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाएं। सरकार द्वारा दिए गए इंसेंटिव्स का सभी अपना ये लाभ उठाएं। ग्लोबल पार्टनरशिप बनाएं, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस का हिस्सा बने। इंडिया का क्लीन एनर्जी मार्केट केवल डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडरशिप स्पेस है। हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ और स्टार्टअप से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज सॉल्यूशंस, हाइड्रोजन स्टोरेज, इलेक्ट्रोलिसिस एफिशिएंसी और ग्रिड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करें। और इस मौके पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन और AMA ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सोलर रूफटॉप के क़याम में भारत के साथ अपने तजर्बे और तकनीकी ताउन का इश्तराक करने में किरदार अदा कर सकता है। We in Australia want to bring all of those skills and capabilities we have learnt as we have gone through that challenge of getting up such a high level of solar rooftops and help India meet its own very important goals. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इस वाक़े के बारे में वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमालिया ने कहा कि NDRF की टीमें और दीगर इंतजामी और पुलिस टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में 9 लोगों की मौत। पुल के मुनहदिम होने से यह हादसा पेश आया है।
4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। VMC, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली। वज़ीर आज़म ने गुजरात के वडोदरा में पुल के गिरने पर गम का इजहार किया और मरने वालों के अहल खाना को 2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ये मालूमात एक्स पर पोस्ट की हैं। PM ने कहा कि गुजरात के वडोदरा ज़िले में एक पुल के गिरने से जानी नुकसान बहुत ही अफसोसनाक है। मैं उन लोगों से ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की नकद रकम दी जाएगी। ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। अगली खबर दिल्ली NCR से। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में दिल्ली और NCR में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन की पाबंदी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है। अब ये पाबंदी 1 नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगी। इसका मतलब है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियां 31 अक्टूबर तक पेट्रोल और डीजल हासिल करती रहेंगी। ये फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के इजलास में किया गया है। ये फैसला दिल्ली में पाबंदी को नाफिज करने के लिए दरकार ANPR कैमरा सिस्टम में खामियों की निशानदही के बाद किया गया है। अब ये पाबंदी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से नाफिज होगी। ये अप्रैल 2026 से NCR के बाकी हिस्सों में भी नाफिज हो जाएगी। और आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ यात्रा आसानी से आगे बढ़ रही है। इसके आगाज़ के पहले 6 दिनों के अंदर ही अक़ीदतमंदों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक 1,11,000 अक़ीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 4 लाख आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन कराई है। इस तरह गुज़िश्ता साल की तरह इस यात्रा को लेकर काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। ये यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर आसानी से जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्के है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सीनियर अफसरान सफरी इंतज़ामात का बाकायदगी से जायज़ा ले रहे हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा जो 38 दिनों तक जारी रहेगी। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता ने कहा है कि सावन के महीने में भीड़ को मद्देनजर रखते हुए 11 जुलाई से 9 अगस्त तक खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें 11 जुलाई से 25 जुलाई तक दिल्ली की समत में 2 ट्रेनें चलेंगी, यानी दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली तक खुसूसी ट्रेनें। 11 जुलाई से हरिद्वार तक खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। लखनऊ और लखनऊ से हरिद्वार तक हरिद्वार के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी तादाद में इजाफी अमला तैनात किया गया है ताकि लोगों की किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। इस सावन के सीज़न में ये तकरीबन 65 से 70 हज़ार तक पहुंच जाता है, तो भीड़ चूँकि ज़्यादा होती है, पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, तो हम लोगों ने इसमें 11 जुलाई से 9 अगस्त तक स्पेशल ट्रेन चलाने का एक प्रपोज़ल बनाया हुआ है, जिसमें 2 ट्रेनें 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक दिल्ली के डायरेक्शन में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार। और 11 जुलाई से 9 अगस्त तक हरिद्वार से लखनऊ और लखनऊ से हरिद्वार एक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उसके अतिरिक्त जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसेंजर सर्विस है दिल्ली से शामली के बीच में, दिल्ली से सहारनपुर के बीच में, उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। और जो भी देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं, तो उनके जो हरिद्वार के पास के सैटेलाइट स्टेशन हैं, जिसमें रायवाला है, मोतीचूर है, इनमें उनका टेम्प्रेरी स्टॉपेज भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के निचले और दरमियानी पहाड़ी इलाकों में अगले 5 दिन तक हल्की सी औसतन बारिश जारी रहने का इम्कान है, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू अजला में अगले 2 दिनों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस पेशनगोई के पेश नज़र इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना और बिलासपुर 2 दिन के लिए अलर्ट पर हैं, जबकि मंडी, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा अजला आज 10 और 11 जुलाई को येलो अलर्ट पर रहेंगे।
गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को तनकीद का निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में होने वाली काबीना के इजलास के दौरान ट्रंप ने पुतिन की पॉलिसी पर बरहमी का इजहार करते हुए रूस पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद करने का अंदिया दिया था। ट्रंप ने कहा कि हमें पुतिन से बहुत ज़्यादा घटियापन मिल रहा है। दरअसल सेनेट की तरफ से रूस पर इजाफी पाबंदियों के बिल की हिमायत करने के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को मज़ीद दिफाई हथियार भेजेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो दरामदशुदा सेमीकंडक्टर्स, अद्वियात और तांबे पर महसूलात का ऐलान करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात के टैरिफ की शरह 200% तक हो सकती है। साथ ही वो तांबे पर 50% टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।